एपिसोड 3 की शुरुआत होती है जूली की माँ के एक भयानक सपने से। वही रात, वही पल जिस रात वो आई थी। सपने में सब कुछ फिर से जिया जा रहा था, लेकिन अचानक एक झटके के साथ सपना टूट जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है उस नशेड़ी आदमी पर, जो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर डोना वहाँ पहुँचती है। वह उसे शांत करने की कोशिश करती है और कहती है शुरू से शुरू करते हैं। फिर डोना उसे इस गांव की सच्चाई बताती है। वो कहती है यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता, और जैसे ही रात होती है राक्षस आ जाते हैं जो लोगों को मार देते हैं। लेकिन वो आदमी इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। वो उसका मजाक उड़ाता है और कहता है क्या ये कोई नाटक कंपनी है या फिर कोई सर्कस। ये कहकर वो बिना डरे बाहर निकल जाता है। बाहर एक लड़की से साइकिल लेता है और गाँव घूमने निकल पड़ता है। इसके बाद सीन फिर से बदलता है और हम बॉयड को उसके ऑफिस में देखते हैं। वहाँ वो उसी आदमी को बंद करके रखता है जिसकी बीवी और बच्ची पहले एपिसोड में मर चुके हैं। बॉयड उसे कहता है आज रात जो होने वाला है वो मेरे हाथ में नहीं है। इस पर वो आदमी भारी आवाज में जवाब देता है मैं जानता हूँ, लेकिन मैं पहले ऐसा नहीं था। बॉयड शांत लेकिन गहरी बात कहता है हम में से कोई भी पहले ऐसा नहीं था। फिर दोनों के बीच थोड़ी और बातें होती हैं, बातें जो सिर्फ दर्द, गिल्ट और गांव की खौफनाक सच्चाई को और गहरा कर देती है। इसके बाद सीन दिखाया जाता है ईथन का। वो खिड़की के पास बैठा होता है और अचानक खिड़की के बाहर उसे वही रहस्यमय लड़का दिखाई देता है। ईथन उसे धीरे से हाथ हिलाकर हेलो कहता है और वो लड़का भी जवाब में हाथ हिलाता है। दोनों के बीच एक अजीब सा कनेक्शन साफ महसूस होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है कैनी की तरफ। वो अपनी माँ के पास जाता है। दोनों अपनी ही भाषा में बात करते हैं। कैनी अपनी माँ से कहता है कि उन्हें थोड़ा आराम करना चाहिए, लेकिन उसकी माँ जवाब देती है बस 5 मिनट में मुझे डाइनर खोलना है। वो ये दिखाने की कोशिश करती है जैसे सब कुछ नॉर्मल हो, कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन तभी उनके हाथ से गिलास टूटकर गिर जाता है। जब वो उसे उठाने जाती है तो उनका हाथ कट जाता है। कैनी उन्हें समझाता है कि अब उन्हें आराम करना चाहिए। इतने में सारा वहाँ आ जाती है और मदद करने लगती है। उसके बाद कैमरा जाता है विक्टर पर। विक्टर अपने हाथ में एक कागज लिए होता है और जमीन पर कदम गिनते हुए चल रहा होता है, जैसे वो किसी चीज की तलाश में हो, किसी ऐसी चीज की जो सिर्फ उसे ही समझ आती है। फिर सीन शिफ्ट होता है जिम की फैमिली की तरफ। वहाँ थोड़ी मस्ती चल रही होती है। सब लोग एक पल के लिए नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी डोना वहाँ आ जाती है और बताती है कि फादर खत्री आ गए हैं चूजिंग सेरेमनी के लिए। जिम और बाकी लोग पूछते हैं ये क्या है। डोना जवाब देती है फादर ही आपको सब समझा देंगे। फिर फादर उन्हें बताते हैं कि यहाँ जो भी आता है उसे ये चुनने का हक होता है कि वो कहाँ रहना चाहता है। ये सुनकर जूली कहती है मैं भी चलूंगी, लेकिन सब उसे मना कर देते हैं। जूली गुस्से में उठकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सीन फिर से उस नशेड़ी आदमी पर जाता है। वो किचन में घुस जाता है और सबका मजाक उड़ाने लगता है। बिना लाइन में लगे खाना लेने लगता है। तब कैनी की माँ गुस्से में उसे मार कर वहाँ से भगाती है। तभी वहाँ सारा का भाई आता है। वो सारा से कहता है तुम यहाँ क्यों आई, तुम्हें घर पर रहना चाहिए था। सारा शांत लेकिन पक्के भरोसे के साथ जवाब देती है अगर मैं नहीं आती तो लोगों को शक हो जाता। तुम भरोसा रखो, सब ठीक है, तुम वापस अपने काम पर जाओ। फिर सीन शिफ्ट होता है फादर खत्री की तरफ, जो जिम को यहाँ के सारे जरूरी रूल समझाते हैं। वो बताते हैं कि दरवाजे पर ताबीज लटका कर रखना जरूरी है और पर्दे हमेशा ढके रहने चाहिए, खासकर तब जब घर में कोई बच्चा हो। फादर कहते हैं ये चीजें बच्चों को मैनिपुलेट करती है, उनसे बातें करती है और उन्हीं के जरिए खिड़की खुलवाने की कोशिश करती है। तभी जिम की नजर वहाँ रखे एक बॉक्स पर पड़ती है। वो पूछता है ये क्या है। फादर जवाब देते हैं ये सजा देने के लिए है। अगर किसी की गलती से कोई मरता है तो उस व्यक्ति को सजा के तौर पर इस बॉक्स में बंद किया जाता है। जिम पूछता है उसके साथ ताबीज तो होता होगा। फादर सीधा जवाब देते हैं नहीं। तब डेबी पूछती है अब तक ये बॉक्स कितनी बार इस्तेमाल हुआ है। फादर शांत आवाज में कहता है आज रात पहली बार होगा। इसके बाद फादर उन्हें उनके नए घर ले जाता है और बताता है कि इस घर में पहले एक भयानक हादसा हो चुका है। वो उन्हें एक कमरा दिखाता है। कमरा देखकर सब डर जाते हैं। जिम पूछता है ये सब कैसे हुआ। फादर बताते हैं लापरवाही का नतीजा हमेशा ऐसा ही होता है। वो कहता है जिस वक्त उसकी बेटी मेगन और बीवी लॉरेन के साथ ये हादसा हुआ उस वक्त वो शराब पीकर कहीं बेहोश पड़ा था। ये सुनकर डेबी घबरा जाती है। वो बाहर निकलकर कहती है मुझे यहाँ नहीं रहना, लेकिन जिम उसे समझाता है हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम यहाँ फंस चुके हैं, अगर जिंदा रहना है तो इनके रूल्स मानने ही होंगे। आखिरकार डेबी मान जाती है। फिर सीन जाता है बॉयड की तरफ, जो उस आदमी के साथ होता है जिसे आज रात सजा मिलने वाली थी। वो बॉयड को बताता है ये जगह मेरी बेटी की पसंदीदा जगह थी, ये झूला मैंने उसके लिए ही बनाया था, उसे झूलना बहुत पसंद था। फिर वो कहता है मुझे उनके साथ ही दफनाना। बॉयड धीरे से जवाब देता है। उसके बाद वो आदमी कहता है मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। बॉयड चुपचाप वहाँ से हटकर दूर खड़ा हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है बॉयड के बेटे की तरफ, जो ईथन के लिए एक बैसाखी बनाता है ताकि वो ठीक से चल सके। इसी दौरान जूली फातिमा से पूछती है तुम हमारी मदद क्यों कर रही हो, तुम तो हमें जानती भी नहीं। फातिमा मुस्कुराते हुए कहती है हम ऐसे ही हैं। उसके बाद सीन जाता है कैनी और जेड की तरफ, जिसे अभी भी सब कुछ मजाक ही लग रहा होता है। वो कैनी से कहता है ये खेल काफी मजेदार है। कैनी जवाब देता है तुम्हें अभी तक किसी ने बताया नहीं,
वो कहता है, हाँ डोना ने बताया, सब बड़ा ही मज़ेदार था। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तब वहाँ क्रिस्टी आती है और पूछती है, ये वही बंदा है ना? कैनी कहता है, हाँ ये वही दूसरी गाड़ी वाला है, जल्दी ही मारा जाएगा। फिर सीन फिर से विक्टर की तरफ जाता है, जो एक बार फिर कदम गिनता हुआ दिखाई देता है। तभी वहाँ ईथन आ जाता है और पूछता है, तुम क्या ढूंढ रहे हो? विक्टर कहता है, मैं ढूंढ नहीं रहा, मैं पता लगा रहा हूँ। ईथन पूछता है, क्या पता लगा रहे हो? मैं भी मदद करूँ? विक्टर कहता है, तुम जाओ, नहीं तो तुम्हारे पेरेंट्स देख लेंगे और डोना मुझे सजा देगी। तब ईथन पूछता है, क्या तुम उस लड़के को जानते हो? विक्टर उसकी तरफ ऐसे देखता है जैसे उसे भी कुछ पता हो। फिर वो कहता है, मैं पता लगा रहा हूँ कि ये पेड़ चलते हैं या नहीं। इतने में वहाँ जूली आ जाती है और ईथन को बुलाती है। विक्टर कहता है, अभी तुम जाओ और अगर फिर से वो लड़का मिले तो कहना विक्टर ने हेलो कहा है। और कहानी धीरे धीरे रात के खौफ की तरफ बढ़ने लगती है। इसके बाद सीन दिखाया जाता है जेड का। वो घूमते घूमते एक बेसमेंट तक पहुंच जाता है और वो उसके अंदर चला जाता है। अंदर उसे एक गेट दिखाई देता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, उसके सामने एक दबा हुआ सैनिक होता है। ये देखकर जेड डर के मारे गिर जाता है। उसके पास उसे कुछ अजीब से निशान दिखते हैं, लेकिन अगले ही पल सब कुछ अचानक गायब हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है बॉयड की तरफ, जो चर्च के अंदर होता है। फादर खत्री उससे पूछते हैं, क्या बात है आज चर्च में? बॉयड कहता है, टेंशन मत लो, ऐसा रोज रोज नहीं होगा। फिर वो सच बताता है, मुझसे ये नहीं होगा। वो बॉक्स मैंने सिर्फ लोगों को डराने के लिए बनाया था, ताकि वो रूल्स फॉलो करें। फादर कहते हैं, चलो मान लेते हैं तुमने फ्रैंक को छोड़ दिया, लेकिन लोगों को तुम क्या कहोगे? क्या तुम्हें लगता है ऐसा करने के बाद वो रूल्स फॉलो करेंगे? बर्ट थोड़ा कठोर होकर कहता है, तुम्हारा काम मुझे दया और माफी का रास्ता दिखाना नहीं है। फादर कहते हैं, अच्छा अब तुम्हें ये सब चाहिए? बर्ट भरी आवाज में कहता है, मैं उस आदमी को जिसने अपना सब कुछ खो दिया इस बॉक्स में बंद करके मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। मुझे रास्ता दिखाओ। फादर कहते हैं, मैं मानता हूँ ये फैसला मुश्किल है, लेकिन ये बॉक्स तुमने ही बनाया था। जब लोग देखेंगे तुमने फ्रैंक को छोड़ दिया तो वो क्या सोचेंगे कि तुम में सजा देने की हिम्मत ही नहीं है। बॉयड गुस्से में पूछता है, तुम प्रीस्ट हो या कसाई? ये कहकर वो इरिटेट होकर वहाँ से चला जाता है। जाते जाते वो फिर से उसी बॉक्स को देखता है, थोड़ी देर के लिए खुद उसके अंदर बैठ जाता है और धीरे से कहता है, मैंने ये बॉक्स बनाया ही क्यों? फिर वो फ्रैंक के पास जाता है और उसको तावीज़ देता है। बॉयड कहता है, यहाँ से जंगल के उस पार 10 मील दूर एक घर है, बाकी की जिंदगी वहीं बिताओ। ये कहकर बॉयड चला जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है चूजिंग सेरेमनी की तरफ। फादर उन लोगों को समझा रहे होते हैं, आप कॉलोनी हाउस चुन सकते हैं या गाँव, जो आपका मन करे। तभी बॉयड आगे बढ़कर कहता है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वो बात को घुमा फिराकर फ्रैंक को माफ़ करने के अपने फैसले के बारे में बताने लगता है। तभी वहाँ फ्रैंक आ जाता है। फिर फ्रैंक आगे आता है। भर्राई हुई आवाज़ में वो कहता है, मैं एक अच्छा पिता था, मैं ऐसा नहीं था, मैं उनसे बहुत प्यार करता था। वो सब गांव वालों की तरफ देखकर कहता है, मैंने जो गलती की तुम लोग वो गलती मत करना, अपने परिवार का ख्याल रखना। इतना कहकर वो बॉयड को वो पत्थर वापस कर देता है। बॉयड उसे मना भी करता है, लेकिन वो नहीं सुनता। तभी जेड जोर जोर से मजाक उड़ाने लगता है। वो ऐसा बिहेव करता है जैसे ये सब कोई ड्रामा हो। बॉयड गुस्से में आकर जेड को पकड़ लेता है और उसे चुनने के लिए कहता है। जेड पत्थर उठा लेता है और बॉयड उसे कैनी के पास छोड़ देता है, लेकिन कैनी जेड को लेकर चला जाता है। अब जिम की फैमिली को चुनने के लिए कहा जाता है। सब लोग गांव चुनते हैं, लेकिन जूली कॉलोनी हाउस चुन लेती है। इस बात पर बहस शुरू हो जाती है, लेकिन जूली अपने फैसले पर अड़ी रहती है। बॉयड जूली की माँ को समझाता है, मेरा बेटा भी वहीं रहता है, वो इसका ख्याल रखेगा, तुम फिक्र मत करो। आखिरकार सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन जाता है जेड की तरफ। अब वो मजाक नहीं कर रहा होता, वो सीरियस और गुस्से में होता है। कहता है, बस बहुत हो गया, मैं घर जा रहा हूँ। तभी कैनी जेड को टोबी की लाश दिखाता है। लाश देखते ही जेड टूट जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। शायद अब उसे सब पर भरोसा हो जाता है। इसके बाद फ्रैंक को बॉक्स के अंदर डाला जाता है। बॉक्स में जाने से पहले वो बॉयड से कहता है, लोगों को घर वापस ले जाना। बॉयड सर हिलाकर कहता है, ठीक है। फिर हम कैनी की माँ को देखते हैं और वही रेडियो जो एक बार फिर से बजने लगता है। गांव के सब लोग रात की तैयारी में लग जाते हैं। उधर जिम अपने घर पहुंचता है और दरवाजे पर तावीज़ लटका देता है। कैनी जेड को अपने घर ले जाता है। उधर बॉयड गिल और टेंशन में डूबा हुआ दिखाई देता है। फिर सीन जाता है फ्रैंक की तरफ, जो बॉक्स के अंदर अपनी मौत का इंतजार कर रहा होता है। धीरे धीरे उसे बॉक्स के बाहर वही चेहरे दिखने लगते हैं। पहले तो वो हिम्मत दिखा के लड़ने की सोचता है, लेकिन फिर वो डर के मारे बैठ जाता है। और तभी अंधेरों में राक्षसों का हमला शुरू हो जाता है और इसके साथ यहीं पर एपिसोड 3 खत्म हो जाता है।